सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई कहानी लेकर आपके सामने सम्मुख हूं। कहानी का नाम है वापसी। प्रस्तुत कहानी उषा प्रेमोदा इन्होंने लिखी है, जिनका जन्म 1931 में कानपुर में हुआ था। वैसे उषा प्रेमोदा जी ने अपने जीवन काल में हिंदी साहित्य को जो योगदान दिया है, उसमें कई रचनाएं देखी जा सकती हैं। उसमें से ये वापसी कहानी, इस वापसी कहानी में उन्होंने जो परिवार में वृद्धों की मनोव्यथा है, उपेक्षा है, तथा नई और पुरानी पीढ़ी के बीच जो एक वैचारिकता का भेद है, उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कहानी में जो गजाधर बाबू है, उन्होंने 35 साल तक अपने परिवार को सारे सुविधाएं मिले, अपने बच्चे पढ़ लिखे और उनके उस अध्ययन में कोई बाधा न आए, इसलिए रेलवे में वहाँ पर नौकरी करते थे 35 साल तक। और परिवार के सुख सुविधा के लिए उन्होंने मकान बनवा लिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए सब त्याग दिया, खुद का जीवन, और यहाँ तक कि बच्चों को कोई कठिनाई न हो इसलिए शहर में मकान भी बनवा लिया और अमर और कांतिन की विवाह भी किया। इस तरह से 35 साल तक अपने परिवार के प्रति उनका त्याग दिखाई देता है। और उन्होंने जब उनकी नौकरी के अंतिम दिन आ गए, यानी अवकाश प्राप्ति का समय आ गया, और उस अवकाश प्राप्ति के समय में उन्होंने सपना देखा कि अब तक मैंने नौकरी की है, परिवार के प्रति इतना त्याग किया है, 35 साल तक अकेले जीवन गुजारा है, और इसलिए अब जो मेरे जीवन का बचा हुआ समय है, मैं अपने परिवार के साथ गुजारना चाहता हूँ। और यही अपेक्षा लेकर गजाधर बाबू उस रेलवे के क्वार्टर से निकल रहे हैं। वहाँ पर उन दिनों जब वो नौकरी करते थे, वहाँ पर उनके साथ एक गणेशी नाम का नौकर भी था, और उस नौकर के साथ इनके एक मनोविज्ञान के साथ जिस तरह से रिश्ते जुड़े जाते हैं, उस तरह से रिश्ता जुड़ गया था। अब गजाधर बाबू निकले हैं और निकलते वक्त गणेश ने उनका जो सामान था, उस सामान को वहाँ पर पैक किया, बांधने का कार्य किया। और तब उस गणेश के पत्नी ने वहाँ पर गजाधर बाबू के लिए कुछ बेसन के लड्डू बनाए थे, और वो देखकर गजाधर बाबू कहते, क्या है गणेश? तब गणेश कहता है, आपको बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, आप यहाँ से निकल रहे हो, बाद में कब मुलाकात होगी पता नहीं, लेकिन आपको ये बेसन के लड्डू पसंद थे, इसलिए मेरे पत्नी ने बेसन के लड्डू आपको बना कर दिए हैं। ये मानवीय रिश्ते हैं। और ये कहने के बाद गजाधर बाबू भी उस गणेश को कहते हैं कि आपकी बेटी की जो इस आंगन तक शादी कर लो। गणेश कहता, आप अगर यहाँ पर रहते, आप जैसे बड़े व्यक्ति का आशीष रहता, तो और भी कठिनाइयाँ वहाँ पर आसान हो जाती, लेकिन आप निकल रहे हैं। वैसे गजाधर बाबू अपने उस घर परिवार के सुख को लेकर सोचते हैं। उन्हें उस अपने पत्नी का व्यवहार याद आ जाता है। जब पत्नी घर में कामकाज करती थी, गजाधर बाबू घर में चले जाते थे, तो पत्नी वहाँ पर चौके से बाहर आकर उनकी राह देखती थी। और ये वही सुख पाने के लिए गजाधर बाबू अपने परिवार की वह सुखद सपने देख रहे हैं। और सुखद सपने देखते हुए जैसे निकले हैं उनके, वैसे जहाँ पर क्वार्टर था, क्वार्टर के सामने बहुत सारे वहाँ पर पौधे लगाए गए थे, वो पौधे लोग उठाकर ले गए। अब सुनसान वहाँ पर वो क्वार्टर दिखाई दे रहा है।
गजाधर बाबू निकले हैं 35 साल के बाद, जिन्होंने अपने परिवार के प्रति त्याग 35 साल तक किया था। अकेले रहे थे क्योंकि परिवार में किसी को कोई बाधा न आए, सबको सुख सुविधा उपलब्ध हो, और इसी अपेक्षा से 35 साल गुजारने वाला व्यक्ति अवकाश प्राप्त कर गजाधर बाबू अपने घर की तरफ निकला है। अब घर में चले जाते हैं। घर में चले जाकर अपने जूते वहाँ पर चारपाई के नीचे वहाँ पर डाल देते हैं। घर के अंदर के कमरे से आवाज़ें आ रही है। आवाज़ों में दिखाई दे रहा है घर परिवार के जो बच्चे हैं एक कमरे में नाश्ता कर रहे। इतवार का दिन था, छुट्टी थी, और इसलिए वहाँ पर आवाज़ आ रही है। उसमें नरेंद्र नाम का जो बेटा है वह गत रात्रि की किसी फिल्म का गीत सुनाकर नृत्य कर रहा है। वहाँ पर उस नरेंद्र की जो छोटी बहन है बसंती, गजाधर बाबू की बेटी, वह भी वहाँ पर खिलखिलाकर हंस रही, मुस्कुरा रही है। अमर की पत्नी जो वहाँ पर बैठी है उसे सुध बुध नहीं है कि पल्लू वहाँ पर खिसक गया है, नीचे गिर गया है, और गजाधर बाबू को अपेक्षा है कि इतने दिनों के बाद परिवार के उस खुशी में, उस हंसी मजाक में, मनोविनोद में हम भी शामिल हो जाए। और इस अपेक्षा से गजाधर बाबू जैसे ही उस कमरे में चले जाते हैं, एकाएक नरेंद्र वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है, और जो बहू है वह भी अपना पल्लू सीधा कर देती है। बसंती रह रहकर अपनी हंसी वहाँ पर रोकना चाहती है लेकिन रोक नहीं पाती है। अब जैसे ही गजाधर बाबू को अपेक्षा थी कि परिवार के इस मनोविनोद में वहाँ पर मुझे भी खुशी मिले, लेकिन बच्चे वहाँ पर नरेंद्र चाय पीते पीते उठकर बाहर चला गया। अमर की जो पत्नी थी वह भी उठकर चली गई। रही बसंती को कहा गजाधर बाबू ने तुम्हारी माँ कहाँ गई है? तो बसंती कहती है कि पूजा पाठ करने के लिए वह चली गई है। तब तक चाय पीना चाहता हूँ, गजाधर बाबू कहते हैं। बसंती चाय बनाकर लाती है लेकिन वो फीकी थी। उसमें कहते हैं वो तो चाय फीकी है, शक्कर कम है, चीनी कम है। और ये कहने के बाद वह लाओ मैं डालती हूँ कहती है बसंती। लेकिन वह राह देख रही है कब माँ आएगी और कब मेरा छुटकारा होगा पिताजी के इस चंगुल से। अब वो बसंती भी जैसे माँ आ जाती है, चली जाती है। गजाधर बाबू की जो पत्नी थी वो अर्घ्य का लोटा लेकर, यानी पूजा पाठ कर रही है, वो अर्घ्य का लोटा लेकर आ रही है। अशुद्ध मंत्र पढ़ते हुए उसने तुलसी को पानी वहाँ पर डाल दिया गया है। वो देख लेती है और कहती है अब अकेले बैठे हैं? वो कहते हैं हाँ, बाकी सब कहाँ चले गए? वो कहते बच्चे हैं, कहीं तो अपने अपने काम में चले गए होंगे। आकर गजाधर बाबू की पत्नी वहाँ पर कहती है क्या काम करेंगे, सीधे पूजा करके आओ और चौके में घुसो। वहाँ पर बर्तन वहाँ पर अभी बाकी थे साफ सफाई करने के, धोने के। और इसलिए वह जैसे ही कहती है तो वह गजाधर बाबू की पत्नी अपने पति को ये सारी बातें बता रही है। अब गजाधर बाबू सोचते हैं कि परिवार में जो सदस्य है, बेटी है बसंती, बहू है, और इनके होते हुए इस अपने पत्नी को काम करना पड़ रहा है। और इसलिए अपनी बेटी और बहू को कहते हैं बेटा अब तुम्हारी माँ थक गई है, उसमें पहले जैसी शक्ति नहीं है, और बहू और तुम वहाँ पर काम में हाथ वहाँ पर लगाते जाओ, बटाते जाओ। तब बसंती की इच्छा तो नहीं थी। वो कहते मुझे पढ़ना होता है बाबूजी। तो वो कहता है तुम सुबह पढ़ लिया करो, अध्ययन कर लिया करो, और शाम को वहाँ पर खाना बनाने में सहायता करो। और ये कहने के बाद वहाँ पर जैसे ही बसंती तो अंदर तिलमिला गई है, और जानबूझकर उस रात उसने खाना
वहाँ पर इतना तीखा बना दिया कि कोई भी न खा सके। और इसी के चलते जब रात में खाने के लिए नरेंद्र बैठा, नरेंद्र बैठने के बाद उसने खाना खाने से इनकार कर लिया। ये खाना किसने बनाया है? बसंती बोलती है मैंने बनाया है। तुम्हें किसने बोला था बनाने के लिए? मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। बसंती कहती है तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। मैं कहाँ बोल रही हूँ तुम्हें खाने के लिए। लेकिन फिर भी गजाधर बाबू की पत्नी है, वह अपने बेटे को मनाते हुए दूसरा कुछ खाने के लिए बना देती है। नरेंद्र वह खा लेता है नरेंद्र। और खाने के बाद वहाँ पर गजाधर बाबू जैसे अपने कमरे में बैठे हैं, वैसे उनके बैठने की व्यवस्था एक चारपाई पर की गई थी। ये कमरे में अमर के ससुराल से आई हुई कुछ चीज़ें वहाँ पर रखी गई थी। वो कमरा अलग था, लेकिन इस गजाधर बाबू ने, जिस व्यक्ति ने 35 साल तक नौकरी करने के बाद घर वापस लौट आया है, उनका प्रबंध एक चारपाई पर अस्थायी रूप में किया जाता है। अस्थायी रूप में कि यानी जिस तरह से कोई मेहमान 4 दिन के लिए अपने घर में आ जाता है और उसकी व्यवस्था हम कर लेते हैं, उसी तरह से अस्थायी रूप में उस गजाधर बाबू की वहाँ पर उस कमरे में चारपाई डाली गई। और जब ये बसंती जिस तरह से खाना उसने तीखा बनाया था और उसी पर चर्चा करते हुए चारपाई पर गजाधर बाबू बैठे हैं, पत्नी आकर गजाधर बाबू के सामने बैठी है, चर्चा कर रही है। तब गजाधर बाबू कहते हैं कि बेटी इतनी बड़ी हो गई, तुमने खाना बनाने के लिए उसे नहीं सिखाया। गजाधर बाबू की पत्नी कहती है कि मैंने खाना तो बनाया, वो बनाना तो सब कुछ आता है, लेकिन बनाना नहीं चाहती। उसे फुर्सत कहाँ है। सामने वाली जो उसकी सहेली है, सामने पड़ोस वाली जिसका नाम शीला है, उसके घर में बड़े बड़े लड़के हैं, वहीं पर जाकर बैठती है। और पहले आमर के दोस्त आया जाया करते थे, यहाँ पर बैठक में बैठा करा करते थे, पार्टियाँ चलती थी। लेकिन आप आने के बाद वहाँ पर अब चारपाई डाली गई है और इसलिए यह हरकतें सारी हो रही है। तो गजाधर बाबू को अपने उस घर में पराया सा महसूस होने लगा। और पराया सा महसूस होने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पत्नी की वो बातें, पत्नी हमेशा अपने घर में जो वहाँ पर डिब्बे हैं उसमें ही अपना संसार मानने लगी, उसमें ही अपना जीवन मानने लगी। गजाधर बाबू वहाँ पर सोचते हुए बैठे, अब क्या किया जाए, क्या स्थितियाँ, इतनी स्थितियाँ घर की बदल गई है। और एक दिन बेटी जैसे बाहर निकल रही थी, बेटी बाहर निकलते वक्त गजाधर बाबू ने कहा, बेटी कहाँ जा रहे हो? वो कहती शीला के यहाँ पड़ोस। वो कहते जाने की आवश्यकता नहीं, घर में बैठकर अध्ययन करो, पढ़ा करो। उस दिन से कई दिनों तक गजाधर बाबू की बेटी बसंती ने अपने पिता से बात ही नहीं की। अगर जाना कहीं होता तो पिछले रास्ते से चली जाती, पिछले दरवाजे से चली जाती। एक पिता का इतना भी अधिकार उस घर में नहीं बचा था कि अपने बेटी को संस्कार दे। और इस तरह से जैसे ही उनकी बेटी बाहर चली जाती है, पिछले रास्ते से चली जाती है, 4 दिन तक बात नहीं करती। और ये स्थितियाँ देखकर वहाँ पर गजाधर बाबू अपने घर में बैठे हैं, सोचते हैं क्या हुआ। और बैठे बैठे गजाधर बाबू की पत्नी ये भी बता रही है कि देखो नौकर भी घर का कैसा है, कुछ काम बोलो तो घंटों वहीं चला जाता है, खाने बैठता है तो बैठता ही रहता है। इस तरह से अपने नौकर की शिकायत अपने पति से गजाधर बाबू से कर रही है। तब गजाधर बाबू कहते हैं नौकर की क्या आवश्यकता है, हम 3 पुरुष घर में हैं, कोई भी जाकर वहाँ पर सब्जी ला सकता है, नौकर की कोई आवश्यकता नहीं है, खर्चा बचाना पड़ेगा और अनावश्यक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए उन्होंने उसी दिन वहाँ पर नौकर का वहाँ पर हिसाब कर दिया, उनकी बची हुई तनख्वाह देकर हिसाब कर दिया। और हर दिन गजाधर बाबू टहलने के लिए, घूमने के लिए जाया करते थे। लेकिन उस दिन उन्हें आलस्य आ गया था और इसलिए कमरे में ही उन्होंने आराम किया। और कमरे में आराम करने के बाद उन्होंने दिया भी नहीं जलाया, आलस्य था, अंधेरा था, कमरे में बैठे हैं। और अमर थोड़ी देर के बाद दफ्तर से आ गया।
दफ्तर से आ जाने के बाद उसने नौकर को पुकारा, नौकर ने आवाज़ नहीं दी। तो कहा कि नौकर कहाँ गया? तो आमर की पत्नी ने एक अजीब से टोन में कहा कि बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया। अब ये टोन, ये भाव सहज थे, लेकिन जो टोन थी वो बहुत ही वहाँ पर अलग थे। और इसीलिए वहाँ पर जैसे ही बाबूजी सुनते हैं, नरेंद्र आ जाता है। नरेंद्र कहता है, माँ तुम बाबूजी को समझाती क्यों नहीं हो कि बैठे बिठाए आप रिटायर हो गए, दूसरा तो कोई काम नहीं, घर का नौकरी छुड़ा दिया। और उन्हें अगर लगता है कि मैं साइकिल पर गेहूँ रखकर आटा पीसने के लिए चला जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। बसंती कहती है, माँ हाँ वहाँ पर उन्हें कह दो कि मैं दिन भर कॉलेज करूँ और रात में आकर घर में झाड़ू लगाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। पत्नी भी कहती है कि मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन देखो ना तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। इस तरह से घर परिवार के सारे लोगों के जो संवाद है, जो भाषा है, वह उनके गजाधर बाबू के प्रति जो वह मंतव्य है, जो दृष्टिकोण है, जिस व्यक्ति ने 35 साल तक अपने परिवार के लिए इतना कुछ त्याग दिया, उस व्यक्ति के बारे में घर परिवार के हर सदस्य की वह स्थितियाँ, वह मनोदशा गजाधर बाबू सुन रहे हैं। और जैसे ही गजाधर बाबू की पत्नी कमरे में आ जाती है, उसने दिया जलाया है और तब गजाधर बाबू को सामने देख लेती है। उसे शर्म आ जाती है, लेकिन गजाधर बाबू महसूस नहीं होने देते कि उन्होंने कुछ सुना है। चेहरे के हाव भाव उनकी पत्नी समझ नहीं पाती। अब गजाधर बाबू को पता चला है इस घर परिवार में मेरी स्थिति सिर्फ एक पैसा कमाने वाले या किसी उपयोग में आने वाली वस्तु जैसी है, निरुपयोगी वस्तु जैसी है। मेरे को या इस परिवार को आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक दिन उन्होंने सोचकर बाहर चले गए। बाहर चले जाने के बाद उन्होंने एक चिट्ठी हाथ में लाई थी। वो अपने पत्नी को कहता है कि मुझे सेठ रामजी मल के यहाँ उनके चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। वैसे तो उन्होंने मुझे पहले ही बुलाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। सोचा था कि परिवार के साथ बचा कुचा हुआ समय वहाँ पर बिता दूंगा, लेकिन ये जो शब्द है उसके पीछे का जो भाव है बहुत गहरा है, यानी निराशा है। लेकिन जाने दो, अब मैंने तय कर लिया है कि वहाँ पर जाकर नौकरी करूँगा। पत्नी आकर और वो पत्नी को कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ आओगी? पत्नी वहाँ पर एका कहती है, मैं नहीं, ये परिवार है, इतनी बड़ी गृहस्थी है, उसको चलाना है, मैं साथ नहीं आ सकती। वो कहते ठीक है, मैं ही चला जाऊँगा। अब जिस तरह से वो निकल रहे हैं, नरेंद्र जो भागते हुए चला जाता है, ऑटो रिक्शा उसने लाया है। ऑटो रिक्शा लाकर जो पिताजी की जो बिस्तर है, जो कुछ बैग है, उसे उठाकर बहुत जल्दी से ऑटो में उसने रख दिया है। पत्नी भी सारी तैयारियां पति को निकालने की कर दी है। गजाधर बाबू जाकर ऑटो में बैठ जाता है। उनके आंखें गीले हो गए हैं और वह जैसे निकल रहे हैं। निकलने के बाद ऑटो में बैठकर एक बार अपने परिवार की तरफ दृष्टि डाल देता है। आंखों में नमी है। वह गजाधर बाबू निकल रहे हैं और जैसे गजाधर बाबू निकलते हैं, घर परिवार की यहाँ की स्थिति अलग है। वहाँ पर आमर की पत्नी आमर को कहती है कि आप हमें फिल्म दिखाने के लिए ले चलिएगा ना। बसंती कहती है, भैया हमें भी। नरेंद्र तो बड़ा खुश है। पत्नी अपने काम में कमरे में चली गई है, वही कनस्तरों में अपना जीवन वहाँ पर देख रही है और अचार के डिब्बे वगैरह देख रही है। थोड़ी देर के बाद गजाधर बाबू की पत्नी बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद वो अपने बेटे नरेंद्र को कहती है, बेटा वो बाबूजी की चारपाई वहाँ से उठाकर बाहर रख दो, वहाँ पर घूमने फिरने की भी जगह नहीं है। और इस तरह से नरेंद्र वहाँ पर वह चारपाई उठाकर बाबूजी की बाहर रख देता है। और यह इस तरह से इस कहानी में गजाधर बाबू की वापसी दिखाई देती है अपने परिवार से। और वृद्धों की ये व्यथा इस कहानी के माध्यम से पाठकों के सामने लाने का प्रयास इस कहानी के माध्यम से किया गया है।
हम अंतिमता देखते हैं, हमने इस कहानी में क्या देखा? वृद्धों की जीवन की मर्मस्पर्शी कथा इसमें दिखाई देती है। वृद्धों का जीवन अपने ही घर में फालतू जानवर जैसा दिखाई देता है। निरुपयोगी सामान से उनकी स्थिति हो गई। गजाधर बाबू की जिंदगी वहाँ पर अवकाश प्राप्त के बाद, जिन्होंने अपने परिवार के प्रति इतना कुछ किया था, उनके जीवन में अंतिमता, प्रताड़ना, उपेक्षा, तिरस्कार आदि यह बातें दिखाई देती है। इस तरह से हिंदी साहित्य में जो एक मर्मस्पर्शी कहानी जिसे कहा जाता है, हृदय को छू देने, वहाँ पर हृदय को वहाँ पर जागृत अवस्था में लाती है, जो वृद्धों की दासता को लेकर कहानी लिखी गई है। इस कहानी का अनन्य साधारण महत्व हिंदी साहित्य में है। इसे प्रस्तुत करने का प्रयास मैंने किया है।